सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 17 मार्च के जन सत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जन सत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। पहले पेज पे खबर आती है, ट्रंप के निर्वाचन कानून पर अदालत ने लगाई रोक। जो लंबे समय से अमेरिका में उथल पुथल चल रही थी, उसको लेके आए दिन कोर्ट्स के स्टे ऑर्डर्स भी आ रहे हैं साथ साथ में, चाहे वो वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस करना हो या फिर अन्य प्रकार की गतिविधियां को रोकना या फिर लोगों को डिपोर्ट करना। तो आए दिन कोर्ट केसेस में सरकार पे कोर्ट रोक लगा रही है। निर्वाचन में तेजी लाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 18वीं सदी के एक कानून का इस्तेमाल किए जाने की घोषणा की, लेकिन इसके कुछ घंटों बाद संघीय अदालत के न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन को इसे लागू करने से रोक दिया। ट्रंप प्रशासन ने इस कानून का इस्तेमाल करते हुए कहा था कि वेनेजुएला की एक गिरोह अमेरिका पर आक्रमण कर रहा है और प्रशासन के पास उसके सदस्यों को देश से बाहर निकालने के लिए नई शक्तियां हैं। बहुत बड़ा मुहिम चला रखी है ड्रग कार्टेल्स से संबंधित लोगों को भी वापस उनके देश पहुंचाने की, जो अमेरिका को अंदर से खोखला कर रहे हैं। आगे बढ़ते चलते हैं आज के संपादकीय की ओर। संपादकीय इस क्रम में रहने वाले हैं, कामयाबी की उड़ान, प्रतीक पर प्रश्न, धरती की धड़कन, बचाने की चुनौती। कामयाबी की उड़ान। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अंतरिक्ष में जिस स्तर पर उपलब्धियां हासिल की हैं, उसे दुनिया भर में भारत को एक खास पहचान मिली है। अब अपने स्पैडेक्स अभियान के तहत इसरो को उपग्रहों को जोड़ने फिर अलग अलग करने में जैसी कामयाबी मिली है। ये सर हम बात कर रहे हैं स्पैडेक्स मिशन के बारे में। ये है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है। डॉकिंग कहते हैं, डॉकिंग मतलब ऊपर एक, अगर हमें जैसे भारत का जो मिशन है, एक लॉन्ग टर्म विजन, ये हमारा खुद का एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तर्ज पे भारत का स्पेस स्टेशन हो, ठीक है। तो अगर हम उसको ऊपर हमें बनाना है तो हमें ऊपर असेंबलिंग करनी पड़ेगी। हम ऊपर बना नहीं सकते, हमें असेंबलिंग करनी पड़ेगी एक एक करके। तो भारत से कोई भी अगर उपग्रह वगैरह उसके लिए भेजेंगे तो हमें सबसे पहले उस तकनीक पे महारत हासिल करनी पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं डॉकिंग। डॉकिंग होता है स्पेस स्टेशन से किसी भी उपग्रह को जोड़ना, स्पेस डॉकिंग करना। क्योंकि डॉकिंग कर कर के ही हम एक ऊपर अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएंगे, जो कि आने वाले समय में भारत के अन्य स्पेस संबंधित, अंतरिक्ष संबंधित अभियानों में सहायता करेगा। तो उसी का पहला कदम है डॉकिंग प्रणाली को बेहतर रखना। इसको नाम दिया गया स्पैडेक्स मिशन, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। गुरुवार को इसरो ने बताया कि उसने स्पैडेक्स उपग्रहों की को डी डॉक, अब डॉकिंग और डी डॉक मतलब निकालना यानी अलग करने का काम पूरा कर लिया है। गौरतलब है कि स्पैडेक्स अभियान बीते वर्ष 30 सितंबर से शुरू किया गया था। उस समय इसरो ने अंतरिक्ष में कई प्रयासों के बाद 16 जनवरी को डॉकिंग के तहत दो उपग्रहों SDX-1 और SDX-2 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया था। तो यहाँ पे डॉकिंग पे हम महारत हासिल कर रहे हैं। गगनयान मिशन के लिए भी ये तकनीक ज़रूरी है। गगनयान में हम मैन्ड स्पेस मिशन भेजेंगे ना, हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे ऊपर। मिशन के लिए भी तकनीक जरूरी है, जिससे तहत मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। उपग्रहों को अलग करने में इसरो को मिली ताज़ा कामयाबी के बाद चंद्रमा की खोज, मानव अंतरिक्ष उड़ान और अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने जैसे भविष्य के अभियानों का रास्ता साफ हो गया है। दो छोटे अंतरिक्ष यानों का उपयोग कर रहे उन्हें जोड़ना डॉकिंग प्रौद्योगिकी का विकास लक्षित अंतरिक्षयान के जीवन काल को बढ़ाने की क्षमता प्रदर्शित करता है। यानों के बीच विद्युत शक्ति हस्तांतरण का परीक्षण करना या आदि इसरो के इस अभियान के मुख्य लक्ष्यों में शामिल है। ओवरऑल डॉकिंग पे महारत हासिल कर कर ही हम आने वाले समय में और स्पेस मिशन को बेहतर कर पाएंगे। अगला संपादकीय है प्रतीक पर प्रश्न। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है, मगर इन दिनों तमिलनाडु सरकार और केंद्र के बीच रार की विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। तमिलनाडु ने पहले केंद्र सरकार के निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन प्रस्ताव का विरोध किया। जैसे मैं डिलिमिटेशन कमीशन की बात कर रहे हैं, हुआ ये था कि सरकार बोली डिलिमिटेशन अब करा जाए,
और ये डर असल में साउथ के स्टेट्स को है। दक्षिण के राज्यों की सीटें कम हो जाएंगी और अकेले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार, मतलब बाकी देश तो आप छोड़िए, अकेले ये 3 ही राज्य इतनी ज़्यादा सीटें घेर लेंगे, पॉपुलेशन के अनुसार होता है ना आपका अनुपात, कि और राज्य तो क्या ही करेंगे फिर। और सदर्न स्टेट्स या तो अपनी उन्हीं सीटों में सिमटे रह जाएंगे सिंगल डिजिट पे, या फिर सीटें कम हो जाएंगी। ये डर दक्षिण राज्यों को है कि डिलिमिटेशन अगर हो जाता है तो डिलिमिटेशन होने के बाद खतरा उनके कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन पे बन जाएगा। अब इसके अलावा एक और नया विरोध खड़ा हो चुका है। इसी विरोध के तहत तमिलनाडु सरकार ने अपने बजट के दौरान रुपए के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की जगह तमिल अक्षर को प्रयोग किया। यह पहली बार है जब किसी राज्य ने किसी राष्ट्रीय प्रतीक को बदल कर अपना अलग प्रतीक चिन्ह लागू करने का प्रयास किया है। स्वाभाविक ही है इस लेकर बहस छिड़ गई कि क्या किसी राज्य सरकार को बदलाव करने या अपने अलग प्रतीक चिन्ह लागू करने का अधिकार है। पर सवाल अधिकार का नहीं है। राष्ट्रीय पहचान से जुड़े मसलों में कुछ चीज़ें अधिकार से नहीं, सामूहिक भावना से तय होती हैं। तमिलनाडु सरकार को बेशक कानूनी रूप से रुपए का अपना प्रतीक चिन्ह तय करने का अधिकार हो, पर इससे आखिर इसके लाभ क्या होगा। असल में रिसेंटली जो रुपी का आपका साइन है वो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अब यूज़ नहीं करा, उसकी जगह एक तमिल में साइन होता है उसे यूज़ करा था, जिसका विरोध हुआ। जैसे तमिलनाडु में असल विवाद परिसीमन को लेकर है, उसी से जोड़कर वहाँ के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन तो दूसरे मुद्दे भी उठा रहे हैं, भाषा का उठा रहे हैं। भाषा का भी चला था, जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3 लैंग्वेज फार्मूला है, उसको लेकर भी विवाद था कि हिंदी हम यहाँ पे क्यों सिखाएं। परिसीमन के मसले पर उन्होंने दक्षिण के सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन भी बुलाया है। इसे लेकर सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने पर भी प्रयास कर रहे हैं। त्रिभाषा जो आपका मुद्दा है, और पहली बात तो दक्षिण राज्यों की राजनीति भाषा आधारित तो बहुत लंबे समय तक रही है, और भाषा आधारित ही रही है मुख्यतः भी उनकी पहचान को लेकर। तो यहाँ पे इस समय हमारे सामने 3 इश्यूज़ क्या हैं। पहला तो आपका डिलिमिटेशन का डर है सदर्न स्टेट्स को। इसके अलावा जो ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी है, 3 भाषाई नीति, इसके अलावा अब वो थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को झटके दें, जैसे कि रुपी का साइन बदल दिया उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में। ये आने वाले समय में जो हमारे एक यूनियन की कल्पना है, इसको कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह पर खड़ा कर देगा। जहाँ तक रुपये का प्रतीक बदलने की बात है, इससे भी तमिलनाडु राज्य को कोई लाभ नहीं होने वाला है। ऐसा कोई ये नहीं कि रुपये को बदलने से कोई उसकी कीमत बढ़ जाएगी, सांकेतिक विरोध है। और आखिर व्यवहार में मुद्राओं पर अंकित चिन्ह वही बना रहेगा जो पूरे देश में लागू है। उन्होंने सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ चेंजेस करे हैं। तमिलनाडु के सरकारी दस्तावेजों में अलग चिन्ह प्रयुक्त होने भी लगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इससे लोगों में भ्रम ही पैदा होगा। स्टालिन ने कि वो अपने दलगत लाभ हो सकते हैं, पर उसके लिए राज्य में मुद्रा के राष्ट्रीय प्रतीक को बदलना बहुत छोटी बात मानी जाएगी। असल मुद्दा परिसीमन का है। अब राजनीति तो होती रहेगी, मगर फिलहाल सभी राज्य और केंद्र सरकार मिलके आपसी सहयोग से ही देश चलाएं तो बढ़िया रहेगा। अगला संपादकीय है धरती की धड़कन बचाने की चुनौती। योगेश कुमार गोयल साहब कहते हैं, मानव गतिविधियों के कारण पिछले कुछ दशकों में पारिस्थितिकी संतुलन इस हद तक प्रभावित हुआ है कि अनेक प्रजातियों का अस्तित्व संकट में पड़ गया है। अनुमान है कि 10 लाख से अधिक प्रजातियों के विलुप्त होने की खतरा है। दुनिया का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का आधे से ज़्यादा हिस्सा प्राकृतिक पर निर्भर है, लेकिन जैव विविधता का नुकसान वित्तीय स्थिरता और आजीविका के लिए एक बढ़ता हुआ खतरा बन गया है। मौजूदा वित्तीय प्रभाव सरकारों के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं, खासकर निम्न से माध्यम आय वाले देशों में। देखिए, अब इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज को रोकना वगैरह वगैरह के लिए खर्चा करना पड़ता है। ग्रीन ट्रांजिशन करने के लिए भी खर्चा करना पड़ेगा राष्ट्रों को। अब ऐसे कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स के लिए भी पैसा लगता है, और ये कहीं ना कहीं इस समय सामान्य जीवन जीने के लिए ही कम है सरकारों के पास देश चलाने के लिए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने प्रकृति और विकास के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए कम से कम $500 अरब
के प्रोत्साहन का आह्वान किया है। विश्व वन्यजीव कोष के अनुसार वर्तमान खाद्य प्रणाली में खराब स्वास्थ्य और पर्यावरणीय गिरावट को छिपी लागत सालाना 10 से 15 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर है, जो 2020 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 12% थी। दुनिया भर के विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों में भारी गिरावट देखी जा रही है, जिससे संपूर्ण जैव विविधता अस्थिर होती जा रही है। पृथ्वी पर विभिन्न प्रजातियों की निगरानी से पता चलता है कि पिछले 50 वर्षों में जैव विविधता में तेजी से गिरावट आई है। WWF की 10 अक्टूबर 24 जारी लिविंग प्लानट रिपोर्ट 24 वैश्विक जैव विविधता संकट की एक गंभीर तस्वीर पेश की है। जो लिविंग प्लानट रिपोर्ट आपकी जारी होती है, उसमें और चौंकाने वाले तथ्य हमारे सामने आए हैं। WWF द्वारा विकसित लिविंग प्लानट इंडेक्स इस गिरावट को मापने का एक प्रभावी तरीका प्रदान करता है। रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद से वैश्विक वन्यजीव आबादी में औसतन 73% गिरावट दर्ज की गई है, 73%। यह रिपोर्ट जैव विविधता के संकट और तत्काल संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित करती है। रिपोर्ट के अनुसार मीठे पानी की प्रजातियां सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई हैं, जिनकी संख्या में 85% एक तक गिरावट आई है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में जैव विविधता 60% तक घट गई है, जबकि यूरोप में तुलनात्मक रूप से कम 35% गिरावट दर्ज हुई है। हालांकि मध्य एशिया और उत्तरी अमेरिका में क्रमशः 35% और 29% गिरावट देखी गई है। इस गिरावट के कारणों के मुख्य रूप से आवास खत्म होना, अत्यधिक दोहन, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और आक्रामक प्रजातियों का प्रसार शामिल है। अब देखिए, ये जो हम इस लिविंग प्लानट रिपोर्ट का अध्ययन करके पाते हैं कि कई सारे फैक्टर्स की वजह से हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और इन्वेजिव स्पीशीज़ का बढ़ना, नेटिव प्लांट्स वैरायटीज़ का कम होना, इसके साथ साथ ओवर यूज़ करना रिसोर्सेस का, फिर क्लाइमेट चेंज कंट्रीब्यूटरी है और पॉल्यूशन, ये सब कलेक्टिवली ऑल टुगेदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक भारी मात्रा में बायोडाइवर्सिटी की लॉस पे। जैव परिवर्तन का संबंध लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र में जनसंख्या में गिरावट से है, जबकि प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव उत्तरी अमेरिका, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में पड़ा है। अब देखिए, ये भी जो पैरामीटर्स यहाँ दिए गए हैं, इनका प्रॉपरली एरिया वाइज सेक्टोरल वाइज रिसर्च करी गई है कि किस कारण से किस क्षेत्र में गिरावट दर्ज हुई है। लिविंग प्लानट रिपोर्ट में ब्राज़ील के अटलांटिक वन में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि शिकार और अवैध व्यापार के कारण, अधिक ब्राज़ील में जानते हैं कि बहुत भारी मात्रा में हंटिंग वगैरह होती है और ब्लैक मार्केटिंग है। बड़े फल खाने वाले जानवरों की कमी के कारण बड़े बीज वाले वृक्षों के बीजों का फैलाव कम हो गया है। ये पेड़ अधिक कार्बन संग्रहित करते हैं और इनकी कमी के कारण छोटे मुलायम पेड़ों द्वारा इनका स्थान लेने से वन की कार्बन संग्रहण क्षमता कम हो जाती है। देखिए ना, कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जो फूड चेन अपने आप में एक साइकिल है, हमने उसे ब्रेक कर दिया। अब जो लंबे जानवर हैं, जो ऊंचे पेड़ों से फल खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, वो खाते भी हैं और उनकी वजह से गिरते हैं पत्ते या फल गिरते हैं, या जब वो वेस्ट करते हैं तो उससे एक तरीके से पॉलिनेशन भी होता है और उससे इन पेड़ों का और बढ़ना मुमकिन हो पाता है। अभी जानवर ही अगर ख़त्म हो जाएंगे तो ये पेड़ कभी इस मात्रा में ग्रो नहीं कर पाएंगे जिस मात्रा में उन्हें क्षेत्र में ग्रो करना चाहिए। नुकसान क्या होगा कि ये पेड़ कार्बन कैप्चर करने में बहुत बढ़िया सहायक होते हैं। इनकी कमी होने के कारण क्षेत्र में कार्बन डिसबैलेंस हो जाएगा, फिर और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलेंगे जो कि दिख रहे हैं। वनों की कटाई, शहरीकरण और औद्योगिकरण प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र तेजी से नष्ट हो रहा है। विशेष रूप से वर्षावन, घास के मैदान और आर्द्र भूमि तेजी से लुप्त हो रहे हैं। उदाहरण के लिए अमेज़न वर्षावन, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, तेजी से ख़त्म होने की ओर बढ़ रहा है। जंगलों की कटाई के कारण न केवल वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं, बल्कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण की क्षमता भी प्रभावित हो रही है। देखिए, पेड़ काटते रहेंगे तो कहाँ से एब्जॉर्प्शन होगा कार्बन का, एमिशन ही होगा। उदाहरण के लिए
गैबन और कैमरून के हाथी दांत के अवैध व्यापार से हाथियों की आबादी देखिए कितनी 78% से 81% तक घट गई है। आइवरी का जो ब्लैक मार्केट है ट्रेड का, एलिफेंट टस्क्स का, ख़त्म कर दिए हाथी। इसी प्रकार अफ्रीकी और बाघ भी शिकारियों के निशाने पर हैं। चिनूक सालमन की संख्या 1950 और 2020 के बीच 88% कम हो गई है, क्योंकि बांधों ने इस प्रजाति के प्रवासी मार्ग को प्रभावित किया है। दूसरी ओर समुद्री बस्ती की तंत्र भी संकट में है। अत्यधिक मछली पकड़ने और समुद्री शिकार के कारण समुद्री जैव विविधता बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। वैश्विक ताप और जलवायु परिवर्तन में भी जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। अब ग्लोबल टेम्परेचर जो राइज हो रहा है, तापमान, वो भी एक कारक है। तापमान वृद्धि के से प्रवाल भित्तियाँ जो कोरल रीफ होती हैं, समुद्र में पाई जाती हैं, अपने आप में एक रेन फॉरेस्ट के रूप में होती हैं समुद्र के नीचे। तापमान उनके लिए एक आइडल चाहिए होता है। आप लोग भूगोल में पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में, थोड़ा सा भी तापमान गर्म होना कोरल ब्लीचिंग का कारण बन जाता है। कोरल ब्लीचिंग, ये ग्रे हो जाती है, ये कलरफुल होती हैं, ये ग्रे हो जाती हैं बाद में ब्लीचिंग होने की वजह से। और मतलब इनकी डेथ ही समझिए आप एक तरीके से। लिविंग प्लांट्स होते हैं अपने आप में, ये कोरल पॉलिप्स वगैरह होते हैं। ताप बढ़ने से कोरल ब्लीचिंग बढ़ जाएगी। बात यह है कि ये सब चीज़ें हर किसी को पता है, मगर कोई भी बड़ा जिम्मेदार देश, विकसित देश जिम्मेदारी ले नहीं रहा है। और अमेरिका भी जिस तरीके से ऊपर ओपनली कह रहा है कि मैं किसी प्रकार के ग्रीन क्लाइमेट इनिशिएटिव से हट रहा हूँ, पेरिस एग्रीमेंट से हट रहा हूँ, अब मैं दबा के तेल का शोधन करूँगा, ऑयल और एक्सट्रैक्ट करा जाएगा अमेरिका में, फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी को मोटिवेट करा जाएगा। तो इससे और छोटे देशों का मनोबल टूट जाता है, जो बहुत ही कम जिम्मेदार हैं पर्यावरण पर होने वाले नुकसान को लेकर, मगर सबसे ज़्यादा भुगत रहे हैं पर्यावरण में हो रहे बदलाव को लेकर। जैव विविधता संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वे पर्याप्त नहीं है। अधिक COP29 हुआ था बाकू में, COP30 हुआ था, COP30 बाकू में हुआ था, COP29 शायद UAE में हुआ था। कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता इन मीटिंगों का। अब तो बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष जाते भी नहीं है मीटिंगों में, अपने प्रतिनिधि भेज देते हैं, जो 4 स्पीच देते हैं और चले आते हैं। कोई एग्रीमेंट नहीं होता, कोई साइन नहीं होता है। WWF के मुताबिक जैव विविधता संरक्षण के लिए सरकारों, व्यवसायों और व्यक्तियों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। संरक्षण क्षेत्रों का विस्तार और जैव विविधता को सुरक्षित करना बेहद आवश्यक है। WWF रिपोर्ट स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि जैव विविधता पर संकट गहरा रहा है, लेकिन अब भी हमारे पास इसे रोकने का अवसर है। समय रहते बहुत कुछ हो सकता है। आगे बढ़ते हैं अन्य आर्टिकल्स की तरफ। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। भारत प्रयास कर रहा है कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बढ़ाने का, ताकि उससे व्यापार बढ़े देशों के बीच में, मगर उत्पादन भी तो बढ़ना चाहिए ना, तभी तो उस व्यापार समझौते का फ़ायदा होगा। फिलहाल इसी साथ आज की देखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ, जुड़े रहिए और अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। थैंक यू।